तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए, जहां खुलते ही बाजार बनाएंगे नए रिकॉर्ड और उसके बाद देखेंगे भरपूर एक्शन नतीजों के लिहाज से। तो क्या करें, आज के सेशन में नए हाइज बनने के बाद आप इस पर रहेगा खास फोकस। तो चलिए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। रिकॉर्ड्स के लिए तो तैयार हैं, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही जानेंगे अनिल जी के साथ और समझेंगे बाजार का एक्शन कैसा रह सकता है। सर, सबसे पहले तो बताइए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं आज के लिए। दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल है। अमेरिका में 800 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा दिन के दौरान 1600 अंकों की बड़ी तेजी डाउ में देखने को मिली। हालांकि बंद होते होते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आती हुई दिखी है, लेकिन उसके बावजूद आधे गेंस गंवाने के बावजूद 800 अंकों का दमदार उछाल डाउ में नजर आया। और वजह कोरोना की वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, ये कहना है फाइजर का। इसी से जोश आता हुआ दिखा है। आज नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। हिंडाल्को महिंद्रा और साथ ही गेल के नतीजे हैं। निफ्टी में तो 7 वायदा कारोबार की और ऐसी कंपनियां जो आज नतीजे पेश करेगी, लेकिन नतीजे और भी कई हैं, और वो है बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और एग्जिट पोल के मुताबिक अब तक तो ये नजर आ रहा है कि टक्कर कांटे की है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरफ इस वक्त जो राइट हैंड में आपके ये नतीजे सारे के सारे यहीं पर चलते हुए दिखेंगे, यहीं पर आते हुए दिखेंगे। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी है। बस अब किसी भी वक्त वोटों की गिनती शुरू होगी तो जो भी रुझान है, जो भी नतीजे हैं, आपके सामने यहीं मिल जाएंगे। तो आपको कहीं जनरल न्यूज चैनल की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं। तो ये है आपके लिए नतीजों का, चाहे वो कंपनियों के हो चाहे विधानसभा चुनाव के हो, पूरा का पूरा विश्लेषण। जी बिल्कुल अनिल जी, पर विश्लेषण तो मार्केट्स का भी करना है। सर, ये जो खबर आई फाइजर की तरफ से कि वैक्सीन काफी इफेक्टिव है, अभी पूरा डेटा आना बाकी है सर, पर किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि जब हम मार्केट्स गिर रही थी फरवरी मार्च में, तब हम बात करते थे कि अब तभी सब ठीक होगा जब वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन तो नहीं आई, बट इफेक्टिव वैक्सीन की खबर आ गई है। किस तरह से समझना चाहिए सर? क्या इससे अब सब ठीक हो जाएगा जैसा कि लोग मान रहे हैं? होना चाहिए दीप। और जाहिर सी बात है कि इस वैक्सीन का मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की पेंडेमिक कोरोना की हुई है, वैसे आज तक कभी हमने पहले देखी नहीं, सुनी नहीं। और जब पूरा विश्व आपका एकदम जाम हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, और तब इस तरह की वैक्सीन आए, तो वो डेफिनेटली राहत की बात है। और जिस तरह के ट्रायल्स किए हैं फाइजर ने और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं, वो वाकई में एक अच्छी बात है। देखिए, दो चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक चीज ये होती है कि वैक्सीन का आना हेल्थ के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बाजार के लिए उसके मतलब अलग हो सकते हैं, क्योंकि बाजार अच्छी खबरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और बुरी खबरों पर तेजी दिखाता है। तो आपने देखा कि जब कोरोना सबसे हाईएस्ट लेवल पर था, तब बाजार ने तेजी दिखाई, और अब जब कोरोना से निपटने की खबरें आ रही, तो देखना होगा कि बाजार कितनी तेजी और दिखाता है, या यहाँ पर कहीं कहीं बाजार रुकने की, अटकने की, थमने की, टॉप बनाने की कोशिश करता है। ये दोनों ही चीजें अपने आप में लगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हेल्थ के लिहाज से ये चीजें अच्छी है। लेकिन वेल्थ के लिहाज से जब अगर आपके सामने पेंडेमिक खत्म होने के आसार हों, तो फिर उसके बाद क्या, ये सवाल जब आते दिखेंगे तो उन सवालों के जवाब भी देखने होंगे। फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं कि वैक्सीन मिलने की खबर पर अमेरिकी बाजार झूमे हैं। दुनिया भर के बाजारों में अच्छा माहौल है, और इस अच्छे माहौल को एंजॉय भी करना चाहिए और अच्छी खबर को एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ ये बेहद जरूरी है। जी दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, वही दूसरा सवाल मेरा बन रहा था कि ऑलरेडी बाजार रिकॉर्ड पर थे ये खबर आने से पहले, तो ऑप्टिमिज्म है बाजार में, इससे और ज्यादा तेजी आ गई। पर कहीं ना कहीं जो बाजार के फंडामेंटल्स हैं या जो रियलिटी है, क्या बाजार उससे आगे चल रहे हैं या फिर उसी की चाल के हिसाब से चल रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, रियलिटी भी जल्दी कैचअप कर लेगी। दीप, देखिए, आप और हम या कोई और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बाजारों को कैसे चलना है, कि फंडामेंटल के आगे या पीछे। लेकिन एक चीज जो साफ नजर आती है कि जब सबसे बुरी खबरें होती है तब खरीदारी का वक्त होता है, जब सबसे अच्छी खबरें एक साथ आने लगती है तब शायद आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। मैं सावधान होने के संकेत इसलिए दे रहा हूं। पहली चीज तो आप देखिए, सावधानी के संकेत खाली 800 पॉइंट की डाउ की तेजी को मत देखिए। डाउ भी 1600 पॉइंट से घटकर 800 पॉइंट रहा है। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं निकाले कि बाजार आज का आज टॉप बना देगा, यू टर्न ले लेगा या यहां से गिरना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दो चीज है।
एक मूड माहौल तेजी का, इसमें कोई डाउट नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं। खरीदारी का मौका है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इन सब के बीच में आपको तेजी और यूफोरिया में फर्क करना बहुत जरूरी है। तेजी में रहना है, यूफोरिया में नहीं। और वो क्यों, इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आमतौर पर जब सब अच्छी खबरें हों तब बाजार टॉप बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका को नया राष्ट्रपति बन गया, वैक्सीन आने की खबरें हो रही है, तो बाजार वहां पर टॉप बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पुट कॉल रेशियो आपका 1.77 पर है, हायर लेवल पर है, जो आपको ऊपरी स्तरों पर अलर्ट करता है। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन पिछले हफ्ते में 40% थी दीप, 40%, और आज है 70%। यानी कि एफआईज भी काफी हद तक अपना पेट भर चुके हैं। 5-7% और नेट लॉन्ग बढ़ा दे तो अलग बात है, अब अदरवाइज अपना पेट भर चुके हैं। तीसरी बात, 7 दिनों तक 6 दिनों तक नॉन स्टॉप आपने तेजी देखी है। 11,535 का लो बनाकर निफ्टी 12,535, 1000 पॉइंट बिना थके, बिना रुके, बिना अटके चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रूडेंट होगा कि ऊपरी स्तरों पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करें। ये इन्वेस्टर्स के लिए राय है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहां से अगले 10 या 15 दिन आपको धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब किस लेवल से कहां से बाजार घूमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं 13,000 के आसपास, 12,800, 13,000 एक अच्छी रेंज है जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत करनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए हर रोज का मार्केट अलग है, वो निश्चिंत रहे, उन्हें ट्रेंड के साथ रहना है। इन्वेस्टर्स को ट्रेंड के अगेंस्ट रहना है। दोनों में फर्क समझिए और इस राय को आप उस हिसाब से लीजिए कि आप एज एन इन्वेस्टर इस मार्केट को देख रहे हैं या एज ए ट्रेडर देख रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल साफ कर दूं, आपको बिल्कुल 100% ट्रेंड के साथ रहना है। और ट्रेंड खरीदारी का है, बाय ऑन डिप्स का है, जब तक कि बाजार किसी अहम लेवल को ना तोड़ ले। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सही लेवल पर एंट्री करके बैठे, अब उनके लिए इन अच्छी खबरों के दम पर अब ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब ये बाजार दिवाली के आसपास टॉप बनाएगा, आज कल में बनाएगा या 2 हफ्ते बाद बनाएगा, ये अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये होगा अगले 10 दिन आप एसटीपी करें, आप एसडब्ल्यूपी करें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसको फॉलो करें। और वो भी एक चीज समझ लीजिए, 10 या 15% मैक्सिमम करेक्शन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वापस से कोई मार्च अप्रैल मई वाले लेवल्स आ जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 10% के करेक्शन को एकदम टॉप या बॉटम पर पकड़ सकते हैं कि आप टॉप पर एग्जिट करें और बॉटम पर वापस ले लें, तब तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स को भी ये ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट को टाइम करके एकदम टॉप पे लेकर फिर वापस 10% एग्जैक्टली जिस दिन बॉटम बनेगा या 12% का बनेगा वापस मैं फिर से एंट्री करूंगा। अगर वो काबिलियत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर जिस तरह से आप बने हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें। लेकिन जिन लोगों को टाइम करने की आदत है, प्रयास करते हैं, उनके लिए ये जरूर है। और आप एक चीज समझिए, अगर बाजार हर रोज जिस तरह से मार्च अप्रैल में गिरता था, फरवरी मार्च में गिरता, उतना रोज गिरेगा नहीं, तो रोज इस स्पीड से बढ़ेगा भी नहीं। दोनों चीज ध्यान में रखिए। एफआईज की तरफ से 4-4, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़ की खरीदारी पिछले 3 दिनों से आ रही है, वो भी रोज आने वाली नहीं है, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव होने थे और जिसकी वजह से खरीदारी आ रही थी, वो खरीदारी भी आज आपकी कमोबेश 1 आध दिन में निपट जाने वाली है। तो अब आपके लिए ऊपर तेजी करने के जो सारे संकेत हैं, वो थोड़े से अब सावधानी के संकेतों में बदल रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें, बस इतना ही। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकालें कि मैं आपका आज सुबह सुबह मूड खराब करने की कोशिश कर रहा हूं। लाइफ टाइम हाई आज भी बनेगा। ट्रेडर्स को अब भी बाय ऑन डिप्स, कल हमने खुद ने 4 बाय कॉल्स दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को अलग करके आप देखेंगे तो आप एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो जो इन्वेस्टर हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, उनके लिए अब वक्त आ रहा है। और जो ट्रेडर हैं अपने ट्रेंड के साथ तेजी करते रहें जब तक, और अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल जांच परख कर एकदम परफेक्ट लगाएं। एक चीज और कहना चाहता हूं दीप, वो ये आखिर में कि वोलेटिलिटी यहां से फिर बढ़ने वाली है। एक तरफा मार्केट नहीं रहेगा, अब उतार चढ़ाव यहां से होंगे। तो 4-5 पॉइंट मैंने दे दिए। एफआई 70%, पुट कॉल रेशियो हायर, एफआई की खरीदारी एमएससीआई इंडेक्स की वजह से होती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तरों से अमेरिका में भी तेजी होती दिख रही है। अच्छी खबरें, वैक्सीन के आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और आपके लिए एक और इवेंट प्रेसिडेंट की निकल गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी करेक्शन मिले बिल्कुल खरीदिए, डरिए मत, लेकिन ऊपर के लेवल पे ना फंसे, इतना ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो ऊपर के लेवल्स पर फंसिए मत, बट मोमेंटम है उसका मजा जरूर उठाइए। और ऑफ कोर्स आज एक बार फिर से रिकॉर्ड लगने वाले हैं, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए सर, आज का एक्शन ही फिर समझते हैं, कैसे लग रहे हैं आज के संकेत।
आज के संकेत दीप कल और आज के संकेतों में कोई बदलाव नहीं। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत कॉशियस है, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। आज जो मैं आपको रेंज दूंगा वो रेंज आज थोड़ी सी बड़ी है और वजह ये कि अगर 6 दिनों में निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ता है और बैंक निफ्टी लगभग 3500 पॉइंट बढ़ता है तो फिर आपके लिए रेंज बड़ी ही मिलेगी। 12,450, 12,500 आज दिन के लिए छोटी रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा गैप से खुलने के बाद। इसके ऊपर अगर इसके नीचे गए चांस कम है, लेकिन गए तो 12,275, 12,350 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा आज के लिए, इनकेस वहां मौका मिलता है। चांस नहीं के बराबर है, कम है, लेकिन फिर भी लेवल्स आपके हाथ में होने चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 12,550, 12,625 के आसपास इस रेंज में कहीं खुलना चाहिए। इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी 12,650 के आसपास दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि 12,625 के आसपास कहीं कहीं 625, 650 इस रेंज में खुल सकता है। उसके बाद 12,700, 12,750 ऊपर की रेंज होगी जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा ये समझना है कि 12,800, 13,000 तक इस रैली में जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है और वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा मौका आपके लिए बनेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी। बैंक निफ्टी 26,850, 27,075 ये दिन के लिए छोटी रेंज है, छोटा जोन है जहां पर आपको मजबूत सपोर्ट आते हुए दिखेगा। वैसे तो इसका टूटना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, फिर भी एक और नीचे की रेंज आप हैंडी रखिए। 26,350, 26,500 ये आपके लिए होगा। ऊपरी तरफ 28,050, 28,125 ये आपके लिए पहली रुकावट का लेवल है। 27,800 को पार करने के बाद मैंने 27,800 इसलिए नहीं दिया कि 27,800 के ऊपर ही खुलेंगे। 28,050, 28,125 ऊपरी रेंज है। 28,500, 28,650 ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग जोन है और वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अल्टीमेट लेवल बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ जो बनकर आता है वो 28,800 का आता है, तो 28,500 से 28,800 की रेंज में कहीं न कहीं जाकर बैंक निफ्टी आपको एक बार की टॉप बनाने की या प्रॉफिट बुकिंग करने का एक इंडिकेशन दे सकता है। उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। और आज दिन के लिए क्या रेंजेस इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं फिर? देखिए दिन के लिए दीप सिंपल चीज है। 12,450, 12,625 दिन की छोटी रेंज है। 12,375, 12,700 दिन की मीडियम रेंज है और 12,275 से 12,750 ये दिन की बड़ी रेंज है। ये तीन रेंज आप नोट कर लीजिए। 12,450, 12,625, 12,375, 12,700 और 12,275 से 12,750। बैंक निफ्टी 27,500 से 27,800 ये दिन की छोटी रेंज होगी। 27,075 से 28,050 ये दिन की मीडियम रेंज है और 26,800 से लेकर 28,500 तक की रेंज आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर काम कर सकती है। इस रेंज पर फोकस करना है। एक बार मैं फिर से आपको कह दूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, जो कमेंट्री कर रहा हूं, उसका मतलब इस तरह से बिल्कुल ना निकालें कि ये मंदी करने की बात हो रही है, ये हो रही है। आप एक चीज सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल पर नहीं लेना है आपको करेक्शन। देखिए कल भी मार्केट ने आपको इंट्राडे में करेक्शन दिया। हर रोज इंट्राडे में एक छोटा करेक्शन बाजार देता है, उस करेक्शन में आपको एंट्री करनी है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों अपने को अलग तरीके से देखें। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले 10-15 दिनों में आपको 10% का अगर एक ट्रेड लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पे कि मैं एक बेचकर 10% नीचे वापस ले पाऊं, तो आपको अगले 7-8 दिन 10 दिन में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। धीमे धीमे 12,800 पे करें, 13,000। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आज का आज ही ये सब चीज है। जब फैक्टर सारे आने तो ऊपर के लेवल पे आपको कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो ध्यान में रखें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए तेजी करते चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी मार्केट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको समझना यह है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस लिहाज से अपनी अपनी स्ट्रेटजी को अलग बना दें। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग अब 70% पर पहुंच चुकी है, तो 3% बढ़ी है। आमतौर पर 75% के आसपास आने के बाद एफआईज अपना हाथ रोकते हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो अब एफआईज काफी हद तक इन्वेस्टेड हो चुके हैं, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पर आ चुके हैं, बैक टू नॉर्मल। तो अब यहां से और लॉन्ग बढ़ाने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। पुट कॉल रेशियो 1.77 पर अनचेंज रहा है, कल और आज में कुछ भी नहीं बदला है। 100% ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें ऐसे में आपको हायर लेवल पर अलर्ट रहना है, थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी है। और अगर वो नहीं कर सकते तो वहां से जब करेक्शन आए तो उस करेक्शन में वापस से खरीदारी कीजिए, सिंपल। इंडिया विक्स 2% नीचे, तेजी के लिए अच्छा है। विक्स नीचे रहेगा तो आपके लिए तेजी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो यहां पर कंफर्ट है। जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस दे दूं। इंट्राडे 12,350 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 12,250 ये आपके लिए
क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा अगर आपके पास निफ्टी की तेजी की पोजीशन है तो। बैंक निफ्टी में 27,400 रैंडम स्टॉप लॉस दिया मैंने छोटा सा, 27,500 के थोड़ा ऊपर हम बंद हुए हैं और मुझे रिस्क ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए 27,500 का दिया है। इस लेवल की सेंसिटिविटी नहीं है। एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका 27,000 का ही निकल कर आता है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो क्लोजिंग बेसिस पर हो। तो क्लोजिंग बेसिस पर आप 27,000 का रखिए, इंटरडे में 27,400 का ही रख लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन आपकी है तो 12,500 ये आपकी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसके ऊपर आप खुलेंगे तो उसके बाद आपको एज ए डिसिप्लिन शॉर्ट काट लेनी चाहिए। और अगर क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो 12,500 ये भी आपके लिए आसान होगा लेवल, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर अगर बंद होता है तो फिर आपको काट लेना चाहिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को। 27,800 बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ये अब स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। 27,800 के ऊपर आज बैंक निफ्टी खुलेगा, चांसेस पूरे हैं और वहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग डे होने वाला है ट्रेड के लिए। नई पोजीशंस के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? देखिए, नई पोजीशन में डीप खरीदारी करनी चाहिए 12,350 के स्टॉप लॉस के साथ। 12,550, 12,600 ये दो छोटे लेवल हैं जिसके ऊपर खुलने के चांस पूरे हैं। तो 12,625 फिर अगला लेवल है, उसके बाद 12,700, 12,750 तक के लेवल्स के लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो ऊपर में निफ्टी बेच सकते हैं और बेचने के लिए 12,675, 12,750 ये अच्छी रेंज है, वहां पर आपको मौका मिलता है तो बिकवाली करनी चाहिए। 12,800 का स्टॉप लॉस होगा, 12,625, 12,600, 12,550 और 12,500 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो दोनों तरफ का ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो वहां उसके आसपास बिकवाली करने में हर्ज नहीं है। जो लोग बैंक निफ्टी में नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, कल भी हमने कल के 2,000 में बैंक निफ्टी खरीदारी की राय दी हुई है और वो आप कैरी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सुबह दी थी आज के 2,000 में, वो आपकी होगी। तो आज 27,800, 28,050 इन लेवल्स के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं 27,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 27,800, 27,950, 28,050 और 28,125, 28,500, 28,650 तक के लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी में बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन अब रेंज बड़ी हो रही है, लेवल्स बड़े हो रहे हैं, इसलिए आपको मैं ज्यादा लेवल्स दे रहा हूं। कई बार 2-2, 3-3 लेवल ही देता हूं, लेकिन अब निकल रहे हैं और आपको ध्यान में होने चाहिए कब कौन सा लेवल काम आ जाए पता नहीं, तो आप लेवल्स हमेशा हाथ में रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं वो 28,500, 28,650 की रेंज में शॉर्ट करें, वो ज्यादा सही है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर शायद 28,100 के आसपास भी सोचे, लेकिन मेरी राय होगी कि वहां थोड़ा रिस्की हो सकता है। बहुत एग्रेसिव और आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करना चाहते हैं तो 28,100, 150 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेफ लेवल है 28,500, 28,650, 28,800 स्टॉप लॉस का लेवल है, 28,200, 28,075 और 28,000 के टारगेट के लिए यहां पर करनी चाहिए आपको बिकवाली। जी दीप। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग डे ऑफ ट्रेड होने वाला है, लेवल्स पर आप रखिए नजर। जहां तक बैन का सवाल है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं हुई है, पर सेल और जेएसपीएल ये दोनों स्टॉक्स बैन में रहेंगे। सर डेटा थोड़ा विस्तार में समझाइए, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे एमएससीआई एडजस्टमेंट की, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कैश में बड़ी खरीदारी रही, क्या ये जारी रहेगी? क्योंकि फ्यूचर्स में थोड़ा एफआईएस की तरफ से बिकवाली भी आती हुई दिखी है। जी दीप, 4,500, देखिए 4,400, 5,000 करोड़ रोज नहीं डाल सकते हैं एफआईजी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं। तो अल्टीमेटली कोई एक ट्रिगर है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का, उसकी वजह से इतनी खरीदारी आती हुई दिखी है। अब वो खत्म होने के बाद आपको फ्लोज थोड़े ठंडे होते हुए दिखेंगे नेचुरली, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सामने आप देखिए 3,000 करोड़ की घरेलू फंड्स की बिकवाली भी हुई है। जहां तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, 900 करोड़ की खरीदारी हुई है इंडेक्स में। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है दीप। जो कुछ भी 70% एफआईएस के इंडेक्स में नेट लॉन्ग बनकर आए, बड़े दिनों बाद पहली बार ऐसा दिखा है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई है इंडेक्स में, शॉर्ट्स नहीं है, खरीदारी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि एफआईएस इन लेवल्स पर भी खरीदारी कर रहे हैं इंडेक्स में, ये एक अच्छा संकेत है। सामने 754 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे, यहां पर हल्की सी पोजीशन उन्होंने बनाई है मंदी की, लेकिन सामने 4,500 करोड़ के कैश में खरीदारी है, तो स्टॉक्स की बिकवाली का, फ्यूचर्स की बिकवाली का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल डेटा बहुत पॉजिटिव साइड है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब 40-42% पर एफआईएस की नेट लॉन्ग आ गई थी, तब हमने 11,535 से बहुत स्ट्रांगली बोला था कि अब एफआईएस को शॉर्ट भी कवर करने पड़ेंगे, फ्रेश खरीदारी भी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये 72, 75, 78% की रेंज में एफआईएस की नेट लॉन्ग पहुंचती है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा एफआईएस की तरफ
तरफ से अपनी लॉन्ग पोजीशन रिड्यूस भी होगी और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आएंगी। देखिए, तेजी और यूफोरिया का जो फर्क है वो आपको समझ में आना चाहिए, बस बात इतनी सी है। आप तेजी में रहें, यूफोरिया में न रहें। अपनी यूफोरिया का मतलब ये है कि आप जब तेजी करते हैं, करते ही आपको ये लगता है कि मेरे भाव से नीचे नहीं जाएगा, पहली चीज ये यूफोरिया का पहला संकेत है, ये आप अज्यूम करके चलते हैं। यूफोरिया का दूसरा संकेत है आप जितनी क्वांटिटी कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं। यूफोरिया का तीसरा संकेत जितने स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उससे कहीं ज्यादा स्टॉक्स और कहीं ज्यादा, अगर कोई निफ्टी में कर रहा है तो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी हाथ आजमा लेगा, कोई एक स्टॉक में करता है तो 3 स्टॉक में करेगा। ये सारे संकेत आपके यूफोरिया के हैं और आपको इन्हीं पर कंट्रोल करना है। देखिए, तेजी कहना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। मैं आपको कहता हूं कि निफ्टी 1 लाख हो जाएगा और हो सकता है 5 साल 10 साल बाद मैं आपके पास फिर शो करूंगा, फिर मैं बोलूंगा मैंने तो 10 नवंबर को बोला था निफ्टी 1 लाख हो जाएगा। कभी न कभी तो होगा। देखिए, तेजी के तो हर लेवल आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंदी में या आप करेक्शन में जब लेवल बोलते हैं वो बहुत मुश्किल काम होता है और वो क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। अगर 7,500 आपको मिला है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए मिलता है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं भी कह सकता हूं 35,000 बैंक निफ्टी हो जाएगा, 15,000 निफ्टी हो जाएगा, हो गई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसमें मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं कर रहा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या तब तक आप बचे रहेंगे? मार्केट में आपका बने रहना और बचे रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गलत लेवल पर फंसकर आप ट्रेड करेंगे या आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करेंगे, जरूरत से ज्यादा शेयरों में ट्रेड करेंगे और हल्का सा भी करेक्शन आया तो आपने जो अब तक कमाया वो आपका साफ हो जाएगा। तो वो आप कमाई को बचाना है, यूफोरिया से बचना है और तेजी करनी है। यूफोरिया से बचना है और तेजी करनी है, ये ध्यान में रखिएगा जी। बिल्कुल, तो नजर रखिए लेवल्स पर और किस तरह से मार्केट का डायरेक्शन है, पर एंजॉय करिए ये जो रिकॉर्ड रन चल रहा है। सर, वायदा बाजार के संकेतों से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? दीप, देखिए 12,500 गैप से खुलने के बाद सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 12,500 के कॉल ऑप्शन में 21 लाख शेयर हैं। 12,700 हल्की रुकावट का लेवल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर है। तो मेरा ये समझना है फिर एक बार गैप से खुलने के बाद 12,500 12,700 की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी में हो जाने वाली है और 12,700 तक आप 12,600 भी पार किया तो आप देखिए करीबन 55-60 लाख शेयर निफ्टी में शॉर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर्स। तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा पूरा मिलेगा, ये निश्चिंत रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा आपको करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन जो इंट्राडे में 75-100 पॉइंट का मिलेगा आपको उसमें एंट्री कर डालनी है और मिलता है, कल भी मिला है, आज भी मिलेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत जितना ज्यादा गैप से खुलेंगे उतना आपके करेक्शन मिलने के चांस पूरे हैं और तब आपको फिर से खरीदारी करनी। उस वक्त नहीं घबराना है, न उस वक्त बेचना है। आपको करेक्शन में खरीदना है, बेचना गर्मी में है, वो ध्यान में रखिए। तो 12,500 12,700 आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से रेंज हो जाएगी ये गैप से खुलने के बाद। अब आइए बैंक निफ्टी 27,500 के ऊपर खुलेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा डेटा है नहीं दीप, लेकिन 27,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 28,000 हल्की रुकावट का लेवल। तो 28,000 से लेकर 28,150 की रेंज आपके लिए रुकावट का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। उसे पार किया तो फिर 28,500 28,650 की रेंज में बढ़ेंगे, ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल से। तो और इसके बीच में 27,500 एक छोटा सा लेवल है और 27,500 के ऊपर आप खुलने की तैयारी कर ही रहे हैं, बंद भी हुए हैं। तो 28,000 पर अब नजर रखिए। 28,000 पार करने के बाद जरूर ये है करीबन 30 लाख शेयर बैंक निफ्टी में, माफ कीजिएगा 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी में आपके कॉल राइटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो फिर वो बैंक निफ्टी को पहले 28,150 और उसके बाद 28,500 तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको जो करेक्शन मिले उस करेक्शन में खरीदना है और ऊपर में आपको बड़ा गैप मिले वहां पर प्रॉफिट बुक करके वापस करेक्शन में तैयार हो जाइए खरीदने के लिए, ये ज्यादा सही रहेगा जी। दीप, बिल्कुल, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बट वैसे बाय ऑन डिप ही स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। चलिए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी है। साथ ही थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे रिजल्ट एक्सरे में। कुशल, वरुण और आशीष हमारे साथ फिलहाल तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नतीजों पर नजर रखिए। निफ्टी में 3 कंपनियां हिंडाल्को, गेल और एमएनएम के नंबर्स आएंगे। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 7 कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें जीएमआर इंफ्रा, बाटा इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन्फोएज, एनएमडीसी, टाटा पावर और मदरसन सुमी शामिल है। साथ साथ आपको एमएससीआई का आज जो नवंबर में सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू है वो आज वो जारी करेगी, तो यहाँ पर भी फोकस अपना बनाए रखिए। और 2 कंपनियां जो अपने नतीजे तो घोषित करेगी ही, पर इनकी बाईबैक पर भी बोर्ड बैठक है, जिसमें एनएमडीसी और मयूर यूनिकोटस शामिल है। तो इनके बाईबैक
को लेकर किस टाइप के डिटेल्स आते हैं उस पर आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा। पोस्ट मार्केट कुछ नंबर्स आए थे जिसमें पीटीसी इंडिया नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में 3.5% की गिरावट है, 194 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 11% से घटकर 8.5% पर हो गई है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है, 2.6% से घटकर जीएनपीए 2.39% रहे हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा 108% बढ़ा है, 49 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ पर। यही नहीं, अगर आप स्पार्क के नंबर्स देखें तो यहां पर नंबर्स कमजोर साइड पर हैं क्योंकि इनका हायर क्लिनिकल कॉस्ट की वजह से इनका जो घाटा है वो 63 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी 84 करोड़ का घाटा इनका हो गया है, तो घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ ही कंपनी की आय में भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नंबर्स कमजोर हैं, मुनाफा 74% गिरकर 31 करोड़ पर रहा है और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में 20% से घटकर 7% केवल रह गई है मार्जिन्स, तो 13% का काफ़ी डीप फॉल जो है इनकी मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आया है। और टीबीजेड यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हमें देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा जो है अगर आप देखें, इनफैक्ट मिले जुले इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी आय जो है 393 करोड़ से घटकर 273 करोड़ हुई है, पर कंपनी का मुनाफा वो करीब 50 लाख था पिछले साल, इस बार 14.5 करोड़ का मुनाफा नहीं कंपनी ने घोषित किया है, तो मिले जुले नंबर्स है। एमएसटीसी नंबर्स वीकर साइड पर है, मुनाफा स्टेबल है 29 करोड़ पर रेवेन्यू जो है वहां पर 22% की फॉल के साथ 209 करोड़ पर इनकी आय इन्होंने घोषित की है। और अंत में बालाजी टेलीफिल्म्स नंबर्स कमजोर हैं, घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, 11 करोड़ से बढ़कर करीब 20 करोड़ का घाटा है और कंपनी की आय 187 करोड़ से घटकर 78 करोड़ रह गई है, तो लगभग आधी जो है इनकी रेवेन्यू होती हुई दिखी है। कई सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ और स्टॉक्स जो वरुण के पास है। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट के एक्शन के ऊपर नजर डालते हैं और ग्लैंड फार्मा का जो आईपीओ है वो अब तक केवल 4 गुना भरा है और इसमें रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 8 गुना भरा, 8%, माफ कीजिएगा 8%, और कुल आईपीओ जो है 4% भरा है और 11 नवंबर तक ये खुला रहने वाला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए बड़ी खबर आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कंपनी के विनिवेश के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बेहतर वैल्यूएशन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसमें स्ट्रैटेजिक विनिवेश होगा और कंपनी का जो नॉन कोर एसेट्स है उसका डीमर्जर होगा। इस कंपनी के पास काफी बड़ा लैंड बैंक है जिसकी कीमत इसके मार्केट कैप से दुगनी है, करीब 5000 करोड़ की, तो इस कंपनी पे नजर रखें। फाइजर, सबसे बड़ी खबर तो आज यहीं से आई है कि फाइजर और बायोनटेक की जो कोरोना की दवा है उसका प्रभाव जो है 90% से ज्यादा है, तो ये आज सबसे बड़ी खबर है। और इसके जो फेज 3 ट्रायल्स है वो अच्छे रहे हैं और जल्द ही यूएस एफडीए से ये आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मांगने वाले हैं, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इंजीनियर्स इंडिया 12 तारीख को बोर्ड की बैठक है, शेयर बायबैक के ऊपर विचार होने वाला है। एल&टी फाइनेंस राइट इशू के जरिए ये करीब 3000 करोड़ जुटाने की योजना बना रहे हैं और क्वांटम कंज्यूमर्स यहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए 2 बड़े शेयर होल्डर्स है जो करीब 3 करोड़ 83 लाख शेयर्स बेचेंगे। 290 रुपए के भाव पे ये सौदा होने वाला है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 5% डिस्काउंट पे ये 3 करोड़ 83 लाख शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं, नजर रखिए वहां पर। और कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं, आइए जान लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज भी। सबसे पहले देखिए हिंडाल्को कंपनी के नतीजे आने, लेकिन कंपनी की जो यूएस सब्सिडियरी है नोवेलिस, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं और एबिटा अगर आप देखें तो सिक्वेंशियली बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। गाइडेंस भी सपोर्टिव है जिसके चलते सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 255 से बढ़ाकर 270 कर दिया है, 195 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा टीसीएस जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2900 रुपए के लक्ष्य के लिए। और वोल्टास पे भी 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 899 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज भी खरीदारी किराए दे रहे हैं 920 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। कह रहे कि एसी कारोबार में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 2% मान रहे कि आगे जाके मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिलेंगे। सेल नतीजे आ चुके हैं, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 65 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल डिमांड अगर आप देखें भारत में स्टील की तो काफी ज्यादा मजबूत है। साथ ही साथ इन्होंने जो कर्ज कम किया है इसको लेकर भी जो ब्रोकरेज हाउस है ये बुलिश नजर आ रहे हैं। आयशर मोटर्स, यहाँ पर बुलेट का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ जिसके बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए
आय को बरकरार रखा है 2538 के लक्ष्य के लिए 2194 जो है कल की क्लोजिंग है। शोभा डेवलपर्स आखिरी रिपोर्ट है, यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी ने जो है खरीदारी के आय को बरकरार रखा है 366 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कहने की प्री सेल्स में अगर आप देखें तो बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और जेफरीज भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं क्योंकि खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है 352 रुपए के लक्ष्य के लिए। 288 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन रहेगा रिजल्ट रिपोर्ट्स पर भी, और लेकर आ रहे हैं वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। रिजल्ट्स की धूम मची है, ढेर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं रिजल्ट्स के साथ जहां पर नतीजे हैं अच्छे और वैल्यूएशंस हैं आकर्षक, बढ़िया, यानी कि सस्ती हैं कंपनियां। बताएं। मॉर्निंग सर, तो मैं हिंडाल्को की बात नहीं करूंगा बिकॉज आपके एनालिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी उसने मार्जिन्स गाइडेंस इंक्रीज किया एबिटा मार्जिन्स का, सो वो बहुत अच्छा नंबर था, हिंडाल्को देखना चाहिए। जैसे आपने बोला अच्छे नतीजे और रीजनेबल वैल्यूएशन सर, मिड कैप में टू बी ऑनेस्ट सर जो नंबर्स आ रहे हैं तोड़-फोड़ नंबर्स आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टील हुआ, कमोडिटीज हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, इन सब सेक्टर्स में जो नंबर्स आ रहे हैं ना बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। संदूर मैंगनीज की बात करते हैं सर, सेल्स 4% ऊपर थी, एबिटा 40% ऊपर था, प्रॉफिट 50% ऊपर था सर। इस कंपनी के, जिसको कमोडिटी कंपनी मानते हैं हम लोग, इसके 45% मार्जिन थे कंपेयर टू 34%। अभी भी स्टॉक कुछ 25% अवे है 52 वीक हाई से। आप वैल्यूएशंस देखिए सर, 5 टाइम पे ट्रेड करता है, 0.9 टाइम्स बुक पे ट्रेड करता है और आरओसी 18% है इस कंपनी का। दूसरा कंपनी सर, जो मेरे ख्याल में आपके चैनल पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो ओल्ड टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस शीट्स अगर आप उस सेगमेंट में जाने का है तो। आप नंबर्स देखिए सर, वाई ऑन वाई नंबर्स इंप्रूव हुए, एबिटा प्रॉफिट 15% ऊपर था वाई ऑन वाई। बट आप जंप देखिए सर, क्वार्टर कितना शानदार आया है। सेल्स 121%, एबिटा 6.5 गुना, प्रॉफिट 50%, क्वार्टर ऊपर था। अभी भी सर ये स्टॉक 30 से 31% अवे है फ्रॉम 52 हाई। इंपॉर्टेंट क्यों मेंशन कर रहे हैं सर, 11 टाइम पे ट्रेड करता है, 1.5 टाइम्स पे बुक पे ट्रेड करता है और 16% आरओसी है इस कंपनी की। ईआईडी पेरी कंसोलिडेटेड नंबर्स है सर, इस नंबर्स में ऑफ कोर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आते हैं, तो इसलिए आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। बट आप नंबर्स देखिए सर, एबिटा 33% ऊपर है, प्रॉफिट 75% ऊपर था। आज भी ये सिंगल डिजिट मल्टीपल पे ट्रेड करता है सर, 1.4 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है और 21% इसकी आरओसी है। एडीएफ फूड्स के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर, इतना सस्ता नहीं है जितना दूसरे कमोडिटी कंपनीज है, ऑफ कोर्स बिकॉज लाइन ऑफ बिजनेस अलग है। 20 टाइम पे ट्रेड करता है, 4 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है और 28% आरओसी है। सेल्स 56% ऊपर थी सर, एबिटा 43% ऊपर था, प्रॉफिट 35% ऊपर था। तो ये जो मिड कैप में सर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, स्टील के, कल्याणी स्टील, मेथन अलॉयज, संदूर मैंगनीज, सीमेंट में एनसीएल इंडस्ट्रीज, तोड़-फोड़ नंबर आ रहे हैं सर। ओके, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स हैं लेकिन साथ में वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन कंपनियां रिजल्ट अच्छी दे रही है, परफॉर्मेंस बढ़िया दे रही है, वो कौन से हैं? सीमेंट सर, अगेन सीमेंट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। जेके सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर, जितनी उम्मीद थी उससे भी अच्छे आए थे। सेल्स 24% ऊपर थी, एबिटा 69% ऊपर था, प्रॉफिट 1.5 टाइम्स हो गया था। सस्ता स्टॉक नहीं है, 35 टाइम पे ट्रेड करता है, 5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, 15% आरओसी है। सो इट्स नॉट, जैसे आपको याद होगा सागर सीमेंट था या एनसीएल इंडस्ट्रीज है, तो ये छोटी मिड साइज कंपनीज है, जिस तरीके से इनका वैल्यूएशन रीजनेबल है वैसा नहीं है, बट नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आए थे। इंडिया मार्ट निमेश सर, this company has done wonders in terms of numbers in the last few quarters. EBITDA 125% ऊपर था, प्रॉफिट 7 गुना था। आप एक्सपेक्टेशन के साथ भी देखिए तो कम से कम 20% they were better than what people were expecting. सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 70 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे, बट अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट स्टॉक जो लोगों को अच्छा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे, लेकिन कमजोर नतीजे जहां वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं और साथ ही ऐसे नतीजे जहां पर कमजोर नतीजे आए लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड भी हैं, वो बताइए। सर आई थिंक आज के दिन के लिए ना, ट्रस्ट मी, आज के दिन के लिए मैं इन कंपनीज को ज्यादा देखना चाहूंगा बिकॉज इनके नतीजे खराब हैं, ये एक्सपेक्टेड था खराब आएंगे, बट जिस तरीके से ये सब न्यूज चल रही है, यूएस में न्यूज चल रही है, क्या इसमें डिस्काउंटेड है कि नहीं है। आप ऑल इंडिया की बात कीजिए सर, आपको पता है कल क्रूड 10% ऊपर था, 8-10% ऊपर था। आप नंबर्स देखिए, नंबर्स आपको वाई एंड वाई खराबी दिखेंगे, एबिटा प्रॉफिट 40% नीचे था, बट सर ये कंपनी 0.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है, 3 टाइम ट्रेलिंग
प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करती है। ROC 10% है। इसका जो रियलाइजेशन, क्रूड रियलाइजेशन होता है वो $55-60 से कम होकर $30 हो गया है। अगर अभी क्रूड बढ़ने लगा है, क्या इस कंपनी को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और क्या ये वर्स्ट क्वार्टर है जो इस कंपनी ने देखा कि नहीं देखा। एंड वैल्यूएशन के साथ साथ आई थिंक दिस इज लुकिंग कि हाँ भी इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। दूसरा कंपनी सर, अगेन मैं बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, VIP इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो सकता है आज देखने के लिए। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। आप नंबर्स देखिए, एबिटा लॉस था इस बार, लास्ट क्वार्टर में एबिटा लॉस किया, नेट लॉस था इस बार, लास्ट क्वार्टर में लॉस किया। तो लास्ट 2-3 क्वार्टर बहुत खराब जा रहे हैं इस कंपनी के। सर ये स्टॉक अभी भी 45% अवे है फ्रॉम 52 वीक हाई, 28% ROC करती है, और आपको पता है कि अभी दे वर बैडली हिट विद दिस कोविड। नाउ सिंस थिंग्स आर कमिंग बैक, इज दिस द वर्स्ट क्वार्टर व्हिच दिस कंपनी हैज सीन? तो लुक्स लाइक इट इज प्राइस्ड इन। तीसरा कंपनी सर डेल्टा कॉर्प, अगेन आपको पता है इट वाज बैडली हिट विद कोविड एंड ऑल। 3000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। अभी भी स्टॉक 50% अवे है फ्रॉम 52 वीक हाई। इस बार एबिटा लॉस किया, लास्ट क्वार्टर में एबिटा लॉस था, इस बार लॉस किया, नेट लॉस किया, लास्ट क्वार्टर में नेट लॉस किया। तो नंबर्स कहीं से भी देखेंगे आपको नंबर्स बुरे दिखेंगे, बट एज आई सेड स्टॉक प्राइस ऑलरेडी करेक्टेड है, अभी भी प्राइस्ड इन है कि नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू टू वॉच आउट फॉर। बट आई थिंक आज के दिन के लिए सर आई विल बी वॉचिंग आउट फॉर ऑयल इंडिया, VIP इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, इंडियन होटल। दीज आर द कंपनीज आई थिंक जहां पे बाइंग आनी चाहिए। ओके, तो ये और कोई खराब रिजल्ट जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में हो? सर तो इस बार ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मा APIs आर डूइंग बेटर देन केमिकल्स। तो केमिकल्स में 1-2 कंपनीज है सर जहाँ पे लोगों को बहुत उम्मीद है, बट नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। नोसिल के नंबर्स अच्छे नहीं थे सर। नोसिल अभी भी 21 टाइम पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट उनका बढ़ा, इसलिए उनके एबिटा 35% नीचे थे, प्रॉफिट 70% नीचे था। बहुत उम्मीदें है इस कंपनी से सर, बट नंबर्स अच्छे नहीं थे, जैसे हमने दूसरी API या केमिकल कंपनीज के नंबर्स देखे हैं। और एक कंपनी है ट्रांसपेक्ट सर, पीपल आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट कंपनी, बट यू नो आप नंबर्स देखिए, एबिटा 75% नीचे था, प्रॉफिट 96% नीचे था। हालांकि सस्ता स्टॉक है, ROC 24% है, बट नंबर्स वर वेरी बैड कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो ये है कमजोर नतीजे भी आपके लिए। तमाम तरह के नतीजे वरिंदर ने आपके सामने रखे पूरे विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये सारा रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिमी जी के साथ। सिमी जी, फाइजर, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, क्योंकि आज खबर सबसे बड़ी फाइजर की है। भले वो फाइजर की पेरेंट कंपनी अमेरिकन कंपनी को लेकर हो कि वो वैक्सीन की तैयारी कर रही है, लेकिन चूंकि खबर है यहां की कंपनी पर भी कुछ न कुछ तो असर दिखेगा ही। चार्ट्स देखकर बताइए फाइजर कितना बढ़ सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। चार्ट तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन मोड में है। इनफैक्ट ऊपरी लेवल से काफी बड़ा करेक्शन आया था, पर 4800 का सपोर्ट वॉच करेंगे। अगर 4800 का सपोर्ट होल्ड करता है तो एक रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, जो इसको 51, 52, 50 तक भी ले जा सकता है। मेरे ख्याल से इसमें खरीदारी करने का सलाह मैं दे सकती हूँ। 4800 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और उसका टारगेट 5100 से 5250 का ही होगा। ये इनिशियल टारगेट होगा अनिल जी। अगर ये हार्डल्स जो मैंने कहा ये अगर क्रॉस हो जाएगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ है, पर रिसेंटली एक करेक्शन देखा गया था जो 5250 से ही शायद आया था। 5269 का हाई बना के फिर करेक्शन आया था। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर अच्छा जगह पे मिल रहा है, लोअर लेवल्स पर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 4800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए 5250 छोटा टारगेट। और कुणाल जी, आपको याद होगा, वैसे तो आपको याद रहता है, ये पिछली बार दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर फाइजर मेरी इन्वेस्टमेंट पिक थी और तब मेरे ख्याल से 3400 रुपये के आसपास दाम चलता था, 3400 रुपये। अब देखिए पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि कोविड होगा और कोविड में इसको इतना फायदा हो जाएगा, लेकिन बढ़ गया, अच्छी बात है। आइए आपका एक और फेवरेट स्टॉक EIL, कुणाल जी इस पर चार्ट देखकर राय दीजिए। 12 तारीख को बोर्ड बैठक है और बायबैक पर होगा विचार। कुछ ही दिन पहले आपने कहा भी था कि अब ये स्टॉक आ गया, आपने राकेश जी दोनों ने खरीदारी करने की राय दी थी कि अब इन लेवल से ये बढ़ना चाहिए। देखिए अच्छी खबर भी आई है, बताइए EIL। अनिल जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग दीपांशु को। और अनिल जी, मुझे बिल्कुल बखूबी याद है आपने दीपावली के दिन फाइजर पर खरीदारी की राय दी थी। और आम तौर पर अनिल जी जिस तरह के स्टॉक्स आप दीपावली पर सुझाते हैं उनमें बड़ी तेजी बनती है,
और बड़ी अच्छी तेजी बनी थी फाइजर में। फाइजर में मेरा निजी निवेश भी है, ये डिस्क्लेमर मैं दूं, और डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स फाइजर में भी देखने को मिलेंगे। इंजीनियर्स इंडिया, अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने 2 दिन पहले ही इस पर खरीदारी की राय दी थी, और इसमें वजह यह है अनिल जी कि एक बेस बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और जिस तरह का वॉल्यूम सिमेट्री यहां पर बन रही है, इस स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो एक पहला टारगेट था वो 80 रुपए के आसपास था, उसी पर अभी भी कायम है। 80 रुपीज तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। तो जिन्होंने कल परसों खरीदा था सुनकर के बिल्कुल होल्ड करें, एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखें 65 रुपए से थोड़ा सा नीचे 64-50 के आसपास, और ऊपर 80 रुपए के टारगेट से बने रहने के रहे। हिंडाल्को, वागिल साहब गुड मॉर्निंग। इसके चार्ट देखिए, बताइए। नोवेलिस इनकी जो सब्सिडी कंपनी है उसके नतीजे बड़े दमदार आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को भी अपने नतीजे आज देगा, तो दोनों ही लिहाज से हिंडाल्को में एक्शन रहने की पूरी संभावना है। बताएं सर, खरीदा जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। हिंडाल्को मेरे बाय रेडार पर है। 172 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, अभी 188 का भाव है। पोजिशनली मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा। मेरा लगभग टारगेट 210-215 का होगा। ये 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का व्यू है। कोई भी गिरावट आती है 184, 185 उसके आसपास खरीदे, वो सेफ रहेगा। 180 के नीचे का स्टॉप लॉस और 210-215 का टारगेट, ये मेरा पोजिशनल व्यू है। आज का व्यू मैं मार्केट ओपन होने के बाद ही दे सकता हूँ। ओके, तो बिल्कुल। और आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने टारगेट 255 रुपए से बढ़ाकर हिंडाल्को का कर दिया है 270 रुपए। तो अच्छा टारगेट में बढ़त आपको देखने को मिली है, और यहां पर एक्शन भी भरपूर होता हुआ दिखेगा। नोवेलिस के नतीजे दमदार हैं इस वक्त। लेकिन एक और चीज जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो मेरी गलती भी हो गई। फाइजर का नाम हो, दवा का नाम हो, वैक्सीन का नाम हो, और हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट बंसल जी से ना पूछा जाए तो बंसल जी बुरा भी मान जाएंगे, और बंसल जी बुरा माने ये तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। बंसल जी, कब आएगी दवा? आप शेयरवेट के चार्ट मत देखिए, चार्ट वार्ट तो सिमी जी ने देख लिया, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपका तो ज्ञान चाहिए। वैक्सीन कब आएगी, कब तक मिल जाएगी? क्या आपने क्या पढ़ा, समझा, सुना? अनिल जी देखिए, मेरे को तो इतना समझ में आया कि अभी 2 महीने तो अनिल जी यूएस एफडीए ने टाइमलाइन दी है कि इस वैक्सीन को वो देखेंगे कितनी इफेक्टिव है, और 2 महीने के अंतराल के बाद वो इसको अप्रूव करेंगे, और उसके बाद अनिल जी ये बढ़ेगी। मेरी एक ही अनिल जी चिंता है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा अनिल जी, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश थी, उस कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को पढ़ के इतने समझ में आया कि इसके लिए एक कंडीशन है, -90 डिग्री पर इसको रखना होता है। तो इस टेम्परेचर पर अनिल जी कैसे हिंदुस्तान में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर अनिल जी काफी मुझे डाउट हो रहा है कि हम तक कब तक पहुंचेगी ये। और अनिल जी एक चीज हो रहा है, देखिए आपको तो देखिए सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और आपने अनिल जी फाइजर को रिकमेंड किया था 3270 के स्तर पर, 3267, 3270 के स्तरों पर रिकमेंड किया था। तारीख थी 24 अक्टूबर 2019, तो लगभग अनिल जी 1 साल पहले आपने इसको रिकमेंड किया था। और अनिल जी तीसरा अनिल जी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है वैक्सीन को लेके। हमारे जो मित्र अनिल जी कुणाल जी, मतलब कि उनको वैक्सीन आने की इतनी खुशी नहीं है, और जितनी खुशी उनको फाइजर के वैक्सीन बनाने की है। और कल से उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि फाइजर का शेयर उन्होंने कम लिया है, और उन्होंने मुझे भी राय दी थी और मैंने लिया नहीं। कल पहली बार अनिल जी लेट नाइट कुणाल जी ने फोन करा मुझे और अपनी खुशी का इजहार भी करा है अनिल जी। आपने तो खुशी का इजहार सब ठीक है, मैं तो बहुत भारी तनाव में आ गया हूं। 24 अक्टूबर और डेट प्राइस के साथ अगर आप बता रहे हैं तो भाई साहब आप गलत प्रोफेशन में आ गए बंसल जी। ये चार्ट वार्ट छोड़ो, सब कुछ ये आपके काम का नहीं है। आप तो है ना डिटेक्टिव एजेंसी खोलो। मतलब अगर इस लेवल की आप नजर रख सकते हो कि 24 अक्टूबर के 3150 या जो भी भाव, मुझे खुद को याद नहीं, वो सारी चीज आपने नोट करके रखी है। गजब। बंसल जी से बंसल जी मैं आपकी खिंचाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब आज से प्रण लेता हूं, मैं बंसल जी को कभी कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कहूंगा अच्छा ही कहूंगा बंसल जी के लिए। तो आप इतना ध्यान रखते बंसल जी, ये तो पता नहीं था मुझे। नहीं अनिल जी देखिए, जब आपने बोला था ना उस अनिल जी, उसके बाद चार्ट पे रिवर्सल आया था, तो अनिल जी वो तो मैंने चार्ट देखा अनिल जी जब आपने बोला था, और उसी दिन ये स्टॉक काफी तेज भागा था, उसी दिन ब्रेकआउट हुआ था। तो आपने ब्रेकआउट से पहले करा था, तो मैंने अनिल जी ज्यादा मेहनत नहीं करी, आपको सुनते हैं तो बस चार्ट खोला, चार्ट पे वो ब्रेकआउट की कैंडल निकाली और ये पता था कि आपने रिकमेंड करा हुआ है।
तो चार्ट देख के अनिल जी डेट और प्राइस निकाला है मैंने, नोट नहीं करा हुआ अनिल जी। परफेक्ट। एनएमडीसी सिमी जी, इसके चार्ट देखिए और बताइए इसमें क्या करना है। आज बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार होगा, साथ ही आज नतीजे भी है, दोनों ही चीजें भी, रिजल्ट भी है और बोर्ड बैठक बायबैक पर भी है, दोनों चीजें आने वाली है। तो और स्टॉक मजबूत तो है ही, थोड़ा खरीदें या थोड़ा लेट हो गए? देखिए अनिल जी, थोड़ा सा हो सकता है लेट है, पर चार्ट इतना स्ट्रांग है कि मैं करंट लेवल पर भी सजेशन करूंगी कि यहाँ पे भी लिया जा सकता है। मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चार्ट में देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 100 से 105 का रेंज छू सकता है। अगर रिजल्ट सही आता है, अच्छा आता है, तो मुझे लगता है कि 100 से 105 का टारगेट मिनिमम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 87 का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, हो सकता है करंट लेवल से थोड़ा सा डीप लग रहा है स्टॉप लॉस, पर अगर थोड़ा सा डीप में मिलता है तो बेहतर है। 91 90 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए। सिर्फ 3 रुपया का स्टॉप लॉस अनिल जी 87 का, और 100 से 105 का टारगेट होगा बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ये है आपके लिए राय इस वक्त एनएमडीसी पर। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर रह सकता है वागले साहब, इसके चार्ट देखने हैं आपको। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एल&टी फाइनेंस के लिए खबर यह है कि ये राइट्स इश्यू लाने की तैयारी कर रहे हैं और 3000 करोड़ रुपए राइट्स इश्यू के जरिए जुटाएंगे। इसके चार्ट में दम है? अनिल जी, चार्ट्स बुरे नहीं है, बट ऐसा कोई खास मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ये 72 73 के लेवल पे अटक सकता है। मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, वहां तक तो डेफिनेटली जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 63 64 ऑन द डाउन साइड, 71 72 73 ऑन द अपसाइड। अगर 73 के पार निकलता है तो फिर ये सीधा 85 86 तक भी जा सकता है, और ये थोड़ा सा लंबा व्यू होगा। व्यू पॉजिटिव है, हल्का सा पॉजिटिव। एक और स्टॉक है, जरा कुणाल जी इस पर नजर डालिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, यहां पर आज एक बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है। इस ब्लॉक डील में दो बड़े शेयर होल्डर हैं जो इस कंपनी का शेयर बेचेंगे। 3 करोड़ 83 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हो सकती है, बड़ी ब्लॉक डील है। और 5% डिस्काउंट पर प्राइस तय की है 290 रुपए के आसपास, 305 306 में बंद हुआ है। अगर ब्लॉक डील की वजह से गिरे तो एंट्री लेवल क्या सही है, कहां पर खरीदना चाहिए अगर खरीदना है तो? अनिल जी, यही जो डिस्काउंट आप बता रहे हैं 290 रुपए के आसपास ही चार्ट पर सपोर्ट है, तो 290 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 290 मुझे लगता है एक बड़ा सपोर्ट है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए, तो 290 के आसपास खरीदें, बहुत अच्छी खरीद साबित होगी। बंसल जी, एक और स्टॉक है कैश मार्केट का, जरा इसे देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर ये आई है। 6 तारीख को जो बोर्ड बैठक हुई है उस बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि किस तरह से शिपिंग कॉर्पोरेशन का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, इससे कैसे बढ़िया वैल्यू मिल सकती है। तो कोर बिजनेस में स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होगा, नॉन कोर बिजनेस को डीमर्ज किया जाएगा। कंपनी के पास मार्केट कैप से दुगुना लैंड बैंक है, ये बताया जा रहा है, और इसका वैल्यूएशन अच्छा है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए बोलियां सरकार ने मंगवा ली है, तो मंगवाना शुरू कर दिया। तो ये सारी खबरें हैं, तो ये बड़ी खबर है एससीआई के डाइवेस्टमेंट को लेकर, और संभावना ये बताई जा रही है कि इस वित्त वर्ष में यह डाइवेस्टमेंट सरकार पूरा करने का इरादा भी रखती है। एससीआई कितना भाग सकता है चार्ट पर, ऊपर के लेवल बताइए। देखिए अनिल जी, चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट तो नीचे में एक डबल बॉटम लगा हुआ है 49 रुपीज 80 पैसा के अराउंड, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। और अनिल जी, इस कंपनी का जो स्टेक सेल है इसको मैं 97 98 से देख रहा हूं, तब भी 50 रुपए का भाव था। इस बार की न्यूज अनिल जी डिफरेंट है। इस बार स्टेक सेल नहीं, इस बार जो आपने बोला कोर बिजनेस नॉन कोर बिजनेस, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है 49 रुपीज 80 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। और एक बार 53 रुपीज 50 पैसा 53 रुपए 50 पैसे के लेवल्स टूटेंगे तब यहां पर फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, और 53 रुपए 50 पैसे के लेवल टूटेंगे तब 58 59 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 49 रुपीज 80 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के शिपिंग कॉर्पोरेशन पर एक बेट लिया जा सकता है। ओके, M&M कुणाल जी, आपका फेवरेट शेयर, अभी आपने 1-2 दिन पहले रिकमेंड भी किया था इसको बड़ा स्ट्रांगली स्पेशल पिक के तौर पर। आज नतीजे देने वाला है, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के पहले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस टारगेट?
अरे जी देखिए, चार्ट बहुत दमदार है। एमएनएम में कंसोलिडेशन चल रहा है, बाकी सारे ऑटो काउंटर्स जो हैं वो सब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एमएनएम में एक रेंज है अनिल जी, जो कि 600 रुपए से लगभग 645 647 रुपए के लेवल्स तक है। तो ये जैसे ही स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलेगा, पहला लक्ष्य तो अनिल जी इस रेंज का अपर एंड यानी कि 645 647 के लेवल्स होने चाहिए। और जैसे ही 647 के लेवल्स को पार करेगा, आपको एमएनएम में एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो कि हमने पिछले 2-3 महीनों में नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि एमएनएम बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। 647 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, ये शेयर 800 रुपए की तरफ बढ़ेगा। तो काफी बुलिश है मैं और राकेश जी दोनों एमएनएम पर। जिन्होंने भी खरीदा हुआ है बिल्कुल निश्चिंत होकर के निवेशित रहें। 600 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 647 का टारगेट होगा। ओके, ये है आपके लिए एमएनएम में खरीदारी करने की राय। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। शर्मा साहब, आपको लाइफ टाइम हाई बनने की, वैक्सीन मिलने की, दिवाली की, और क्या बचा है, सब चीजों की, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही देश दुनिया में, उन सब की आपको बहुत बहुत बधाई सर, और स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। पहले व्यू एक बार जल्दी से बाजार पे दें सर आप। जी, आप सभी को बधाई अनिल जी। और मेरा ये मानना है कि बाजार अभी, ये कल भी मैंने आपके शो में बोला था कि अब जिस लेवल का 12,430 के ऊपर बंद हो गया है, तो मैं समझता हूं कि अगले 2 साल के अंदर ये बाजार निफ्टी के लेवल पे 17,500 का लेवल देख सकता है। इसमें मुझे कोई ये कहने में कोई भी दो राय नहीं है। परफेक्ट, क्या बात है। 2 साल 17,500, बहुत ही बढ़िया। तो गिरावट में करें खरीदारी, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये है शर्मा साहब की राय साफ तौर पर।